राजेश जी, आपने पूरे देश की राजनीति को बहुत करीब से देखा है। वो कांग्रेस जो पूर्व से पश्चिम तक की, जिसका किसी टाइम में इतना जलवा होता था कि जिधर देखो उधर कांग्रेस होती थी, लेकिन अब ये हालत आ गई है कि उसके सबसे बड़े स्टार को, युवराज कहते हैं उनको प्यार से, युवराज को 50-50 घंटे पूछताछ कर रही है ये। क्या संकेत मिल रहे हैं? क्या वास्तव में राहुल गांधी की गिरफ्तारी होगी? राहुल, या थकाने की रणनीति है, थका दो, या फिर राहुल गांधी को गिरफ्तार करके कांग्रेस को बदनाम किया जा सके, जिससे 2024 में एक बड़ा धड़ा अलग हो जाए और एक मैसेज चला जाए कि कांग्रेस भ्रष्टाचार को सपोर्ट करती है। धन्यवाद संजय जी। और देखिए, इस मामले में अब इतनी पूछताछ, इतनी खबरें, इतना प्रचार हो चुका है कि अब तो हम ये, मुझे लगता है कि ये धारणा बनाने में हमें कोई देर नहीं लगनी चाहिए कि जो सारा मामला है वो सियासी है। वास्तव में वो आपराधिक मामला नहीं है, वास्तव में वो भ्रष्टाचार वाला मामला नहीं है, वास्तव में वो किसी एक्ट या अधिनियम के दुरुपयोग का मामला नहीं है। कुल मिलाकर के सियासी मामला है, राजनीतिक मामला है। और वो क्यों है, मैं जहां तक समझ पाता हूं, मेरे पास उसके समर्थन में अगर मैं कहूं कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, कि लगातार जो पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उनको आप इस कार्य में एंगेज रखें, व्यस्त रखें, कि चूंकि इन्हीं दिनों संगठन के चुनाव होने हैं, राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव चल रहे हैं, इन्हीं दिनों 2 अक्टूबर में उनकी भारत जोड़ो यात्रा होनी है, इन्हीं दिनों अब अगली विधानसभाओं के चुनाव की तैयारियां होनी है, और अब 1.5-2 साल बचा है, 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं। तो सबसे बड़े प्रतिपक्षी दल की भूमिका इस वक्त क्या होनी चाहिए? जाहिर सी बात है कि इन सारी चुनौतियों की तैयारियों में लगना चाहिए। तो पार्टी के एक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप इस तरह से लगातार उसका समय खराब करें कि वो अपने पार्टी के ढांचे को पुनर्जीवित करने में पर ध्यान ना दे पाए। सुशील जी ने बहुत मार्के की बात कही थी कि भाई, जो चीजें हैं उनमें कुछ मामलों में देरी हुई, या जैसे कि आपने कहा कि एक जमाने में कांग्रेस कैसे होती थी और अब कैसे हो गई। भाई, कुछ गलतियां तो हुई ही हैं, जिन्हीं गलतियों का खामियाजा पार्टी आज भुगत रही है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन अगर अपनी गलतियों से ही अगर पार्टी सबक सीखती है, तो लोकतंत्र का ये यही उदाहरण है, अच्छी बात है। और कांग्रेस इस मामले में अगर वो कर रहे हैं, क्योंकि मुझे याद है कि 2017 में, अगर ठीक याद है, तो जब राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, तो बनते ही जो एक पार्टी में उन्होंने एक प्राणवायु का संचार किया था, उससे 3 राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चली गई थी। मध्य प्रदेश में चली गई थी, छत्तीसगढ़ में चली गई थी, राजस्थान में चली गई थी, आपके उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के अपने गढ़ में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिली थी। कर्नाटक में क्या स्थिति हुई थी वो देखिए, मध्यावधि चुनाव जो हुए थे उनके नतीजे देख लीजिए। तो अचानक ऐसा लगने लगा था कि ये पार्टी जो है अब एक नए रफ्तार के साथ दौड़ने के लिए आतुर है। जैसे कि मैंने कहा कि हाँ, गलती हुई 2019 के बाद, जिस मेहनत से पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में गए थे, यानी आप बताइए कि प्रतिपक्ष की बात तो होती है, लेकिन कितने लोग ऐसे थे जो नोटबंदी के पर्दे के पीछे की कहानी बता रहे थे? क्या शरद पवार ने कभी बताई है? क्या शरद पवार ने आज तक आलोचना की है? क्या ममता बनर्जी ने आलोचना की है? कभी एक आध कोई टिप्पणी होना एक अलग बात है, लेकिन उसमें एक कंसिस्टेंसी जो होती है, निरंतरता जिसको कहते हैं, वो निरंतरता होना दूसरी बात है। राफेल सौदे को में सारी चीजें साफ हैं, लेकिन राफेल सौदे पर लगातार सीधे शिखर नेतृत्व को घेरने का काम पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया। तो ये जो स्थितियां थी, लेकिन जैसे ही 2019 के नतीजे आए, ऐसा लगा कि जो झटका लगा, शायद पार्टी संभल नहीं पाई उससे। और मुझे तो कहने में कोई हिचक नहीं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी करीब करीब 2 महीने 2.5 महीने तो एकदम उन्होंने इस्तीफा दिया, और वो एक ऐसा लगा कि जो हाल उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद प्रियंका गांधी का है, वैसे ही कुछ उनको भी उस समय हो गया था।
तो ये नई जनरेशन में होता है कि एकदम लगातार, जब कभी हमारे घरों में भी हम देखते हैं बच्चों के साथ कि जब कोई झटके लगते हैं तो वो अचानक उसको स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन ये राष्ट्र का मामला है, प्रतिपक्ष का मामला है, मैं इस बात को भी समझता हूं। तो ऐसा अगर वो नहीं करते तो शायद महाराष्ट्र के चुनाव में उनको कहीं अपेक्षाकृत अधिक कामयाबी मिलती। मुझे ये स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव में बड़ा आधे अधूरे मन से कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था। आज जो 40-44 सीटें जो आई हैं वो यूं ही आ गई हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी भी जनाधार कांग्रेस पार्टी का है। अगर उन्होंने ढंग से मेहनत कर ली होती तो आज वो जो है, जो आज महाराष्ट्र में रामायण चल रही है, महाभारत चल रही है, वो शायद नहीं हो रही होती। बहरहाल, लेकिन मैं ये बात कहूंगा कि देखिए, सत्ता पक्ष चाहता है हमेशा कि प्रतिपक्ष को इस तरह से उलझाया जाए कि उसके खिलाफ उसको कोई मुद्दा उठाने का अवसर ना मिले। और इसमें भारतीय जनता पार्टी बेशक कामयाब है। कांग्रेस पार्टी को उसने फंसा दिया है। कांग्रेस पार्टी कई मोर्चों पर लड़ रही है। एक मोर्चे पर शिखर नेतृत्व लड़ रहा है, दूसरे मोर्चे पर पार्टी के लोग छोड़ के जा रहे हैं, वो एक आंतरिक संगठन वाली लड़ाई है। तीसरे मोर्चे पर जो सरकारें जहां जहां भी गठबंधन में काम कर रही हैं वहां उसको झटका दे रहे हैं। तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी एक चुनौतियों का सामना तो कई स्तरों पे कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, ये जो तरीके होते हैं ना, जेल, आपने शुरुआत में कहा था कि क्या जेल भेजेगी, मुझे नहीं लगता कि जेल भेजेंगे। उन्हें मालूम है कि जेल भेजने का नतीजा क्या होगा। कई बार ऐसे कदम बड़े भारी पड़ जाते हैं, जैसे इंदिरा गांधी के मामले में हुआ था। अगर आपको संदर्भ के तौर पे आप कहें तो 1 मिनट में मैं इंदिरा गांधी वाला मामला बता देता हूं। दिसंबर 78 की बात है, और इंदिरा गांधी को जब तिहाड़ जेल में भेजा गया था तो उस लकड़ी के तख्त पे बिस्तर भी नहीं था, और उनको मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ने के कई काम किए गए थे। उनके खाने से लेकर के उनकी नियमित दिनचर्या को रोकने का प्रयास किया गया था। योगा करने में मुश्किलें डाली जा रही थी। उन पर 114 जीप जो होती, उनकी खरीद में घूस लेने का आरोप लगा था। और जब पहली बार एनके सिंह उनको अरेस्ट करने गए थे तब तो एफआईआर भी नहीं थी उनके खिलाफ। तो और जेल में आपको अगर बताऊं मैं, गुमनाम तार मिला करते थे उनको, जिसमें उनको कहा करता था कि आप खर्चा बहुत ज्यादा करती हैं, कम खर्चे करिए, आपको समय कैसे काटती हैं, आप जेल की सलाखों को गिना करिए। ये एक प्रामाणिक जानकारी दे रहा हूं मैं। तो प्रतिपक्ष को मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ने के लिए सत्ता पक्ष हमेशा प्रयास करता रहा है, और तभी तो वो और मजबूत करते हैं। देखिए, जिस बेशुमार जनमत के घोड़े पर सवार होकर जनता पार्टी आई थी, किसी ने सोचा था कि 3 साल में निपट जाएगी? जेल से इंदिरा गांधी ने सोनिया गांधी के मार्फत एक गुलदस्ता चरण सिंह को भिजवाया, और उन दिनों चरण सिंह की अनबन चल रही थी मोरारजी देसाई से। तो जब कुछ दिनों बाद जब वो जमानत से छूटी या बाहर आई जेल से, तो उसके अगले दिन ही चरण सिंह ने अपने पोते के नामकरण में उनको घर दावत दी, और तब जनता पार्टी की सरकार के विसर्जन की पटकथा लिख दी गई। तो कहने का अर्थ यह है कि कोई भी पक्ष प्रतिपक्ष को मजबूत नहीं होने देना चाहता है, और प्रतिपक्ष का यह फर्ज है कि वो लोकतांत्रिक नजरिए से विरोध के तमाम सारे इन तौर तरीकों को बर्दाश्त करते हुए और आगे बढ़े। तो मुझे लगता है कि ये ईडी वीडी की तो फालतू की बातें हैं, कोई सिद्ध नहीं, कभी सिद्ध होना है ना कभी सिद्ध होगा। एक इनके बहनोई जो है रॉबर्ट, आप देखिए कि 2014 के इलेक्शन में तो ऐसा कर दिया गया था जैसे संसार का सबसे कुख्यात अपराधी वही रॉबर्ट वढेरा है। 8 साल में भाई साहब उसको सीडी आई थी, दामाद जी की सीडी। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि 8 साल में आपने उनको तो जेल में डाला नहीं, आपने उनसे तो पूछताछ की नहीं। जिस तरीके से आपने प्रचारित किया था, मैं सच कहता हूं कि अगर उनको अंदर भी कर देते तो शायद देश का जनमत उनके साथ सहानुभूति नहीं रखता। लेकिन राजेश जी, अगर आपने 2-3 बार और कह दिया तो वाड्रा जी खामखा जेल चले जाएंगे। मेरे कहने से अगर सरकार काम करती तो क्या बात थी संजय जी। लेकिन यह है, समय की चाल है। तो मुझे लगता है जितना ये लोग पूछताछ करेंगे, जितना उसको प्रतिपक्ष को तंग करेंगे, वो केवल प्रतिपक्ष में केवल कांग्रेस थोड़ी ही है, और भी तो बाकी पार्टियों को तंग किया जा रहा है। तो प्रतिपक्ष उतना ही सबल और मजबूत होकर उभरेगा। जी, उत्तर प्रदेश में मायावती जी बोलना ही भूल गई हैं।